अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? पीएचडी के बारे में कुछ न कुछ बताना प्रारंभ करें। Good morning, Namaskar. A very warm welcome to all of you. I am Anirudh Dubey, Senior Associate of PhD Chamber of Commerce and Industry, Bhopal, Andhra Pradesh. इस वेबिनार का आयोजन आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी नहीं सर। हेलो, नहीं आ पा रही सर। जी सर, अभी आई आवाज? हाँ आ गई। कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं यही बता रहा था सर, इस वेबिनार का आयोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें इन लोगों ने पहले टॉप को लिया था। टॉप मीन्स टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो डेवलपमेंट के लिए, पर अभी इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब नाउ इट इज टॉप टू टोटल, मीन्स ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन का जो उद्देश्य है या टॉप टू टोटल स्कीम का जो उद्देश्य है वो ये है कि ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 जो भी लॉस हुआ है फूड ग्रोअर्स को, वेजिटेबल्स ग्रोअर्स हैं, उन लोगों को जो सप्लाई चेन अफेक्टेड हुई है, जिसके कारण वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक नहीं ले जा पाए हैं या अपने स्टोरेज में प्रॉपरली नहीं रख पाए, तो इसमें गवर्नमेंट ने उनको हेल्प करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है टॉप टू टोटल, जिसमें गवर्नमेंट इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। स्कीम का जो डिटेल है वो हमें एमपी एग्रो से जो अधिकारी अभी ज्वाइन होंगे वो बताएंगे। एमडी सर भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, श्रीकांत मनोज जी। मैं लगभग 75 से अधिक पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं और 75 से अधिक पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। और पीएचडी चैम्बर की ओर से मेरा नाम सर प्रदीप करमबेलकर है और मैं पीएचडी चैम्बर का वर्तमान चेयरमैन हूं एमपी का। और ये कार्यक्रम हमने मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज है एग्रो एवं एमपी एग्रो स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से किया। जैसा अनिरुद्ध ने बताया, ये प्रोग्राम बेसिकली कोविड के कारण उत्पन्न हुई बहुत सारी सिचुएशंस के कारण आत्मनिर्भर भारत टॉप टू टोटल स्कीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। जैसा आपको मैं यहाँ बताते हुए खुशी महसूस होती है कि पीएचडी चैम्बर एक लगभग 115 वर्ष पुराना चैम्बर और 115 वर्षों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार सरकार के साथ एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं और फार्म टैक्स के बहुत सारे फार्म टैक्स का आयोजन भी पीएचडी चैम्बर ने सरकार के साथ किया है। हम वर्तमान में अगर पीएचडी चैम्बर की गतिविधियों को देखें, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, तो पीएचडी चैम्बर एमएसएमई में अपना काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। एमएसएमई सेक्टर्स के विषयों पर बहुत सारी चीज़ों को इन वर्षों में तेजी से गवर्नमेंट के साथ काम करना चाह रहा है। हम साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एमएसएमई की समस्याओं को सुलझाने के लिए एमएसएमई सेल, स्टार्टअप सेल और इस तरह की कई विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी मेंबरशिप की ग्रोथ के लिए और इसका विस्तार न केवल भोपाल, इंदौर, अपितु ग्वालियर, जबलपुर एवं अन्य छोटे शहरों में भी करने के लिए कटिबद्ध है। तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं, मैं उनको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि पीएचडी चैम्बर की जो मेंबरशिप है वो भी इस वक्त बहुत
बेहतर ढंग से उपलब्ध है और बहुत स्टेट लेवल पर भी हम इस मेंबरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। और जो भी ऐसे साथी हैं जो लघु एवं मध्यम वर्ग से या सूक्ष्म उद्योगों से आते हैं, वो पीएचडी चैम्बर के अगर प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी बहुत सारी समस्याओं को या बहुत सारे सजेशंस को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और एमएसएमई में पीएचडी चैम्बर मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में उभर के आ रहा है और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न सेगमेंट से किस तरह से हम एमएसएमईज को सरकार के बीच में पहुंचाएं। उसके अलावा केवल सरकार तक पहुंचने के अलावा हमारा इस वर्ष ये भी एक प्रयास रहेगा और एक ये प्रयास हम कर रहे हैं कि किस तरह से हम पीएचडी के चैम्बर्स के मेंबर्स को किस तरह से उनके बिजनेस के बारे में, उनके बिजनेस के कोलैबोरेशंस के बारे में हम काम कर सकें। आज की डेट में पीएचडी चैम्बर विदेशों में भी लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके वहां पर अपने कार्य कर रहा है और लगातार हम विभिन्न देशों के साथ वेबिनार्स और बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं। इस तरह बाय और सेलर मीट भी हम लगातार फॉरेन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। ये भी एक एमएसएमई की तरफ से, पीएचडी की तरफ से शुरुआत है। साथ में हमारे साथियों को ये भी देखना है, क्योंकि एक ये राष्ट्रीय चैम्बर है। जब हम राष्ट्रीय चैम्बर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रसार एवं विस्तार है वो पूरे देश में है। जब हम पूरे देश में होते हैं तो हम विभिन्न राज्यों के दूसरे उद्योगपतियों से या उद्योगों से भी सीखते हैं और समझते हैं। तो मेरा यहाँ पर मेंबर्स से और हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो एमपी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे मेंबर बन सकते हैं या वो कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो इस चैम्बर में आने से वो स्टेट लेवल पर ज्वाइन होने के बाद अन्य प्रदेशों में जो हमारे जैसे आपके जैसे कार्य कर रहे हैं उनको भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। शायद मिस्टर डॉक्टर डी.के. पुराणिक साहब ज्वाइन हो गए हमारे साथ, अनिरुद्ध जी। और जी डॉक्टर विजय अग्रवाल भी हमारे साथ, जो इज वन ऑफ द स्पीकर्स फॉर टुडेज प्रोग्राम, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। शायद हॉर्टिकल्चर में डिप्टी डायरेक्टर हैं। और डी.के. पुराणिक सर डीजीएम एमपी एग्रो स्टेट, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर पुराणिक साहब। नमस्कार। पुराणिक साहब डिप्टी जनरल मैनेजर है मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अनम्यूट करिए सर आपके यहाँ से पुराणिक साहब। पुराणिक साहब नमस्कार। पुराणिक सर वो शायद अभी मूवमेंट में है, चल रहे हैं। अब तक हम अपने साथी सुमित अग्रवाल जी और द्वारिका सिंह जी से जानकारी ले लें, वो क्या सोच रहे हैं वर्तमान में जो टॉप टू टोटल स्कीम है आत्मनिर्भर भारत पे। हम कुछ चर्चा प्रारंभ आप दोनों से ही कर सकते हैं। व्हाट इज योर व्यू? सुमित जी आप क्या कह रहे हैं? जब तक डॉक्टर डी.के. पुराणिक साहब हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, बाकी हमारे आदरणीय गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक आपका व्यू हम जानें। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमित जी। सर अनम्यूट कीजिए जी। Yes. Good morning, everyone. I'm Sumit Agarwal, and regarding the top to total scheme, there is अपने आप बहुत सारा प्रोसेस की एडवांटेजेस हैं जो कि अनयूटिलाइज हैं आज की तारीख में। स्पेशली फल सब्जियों को लेके अगर हम कोल्ड चेन IQF करके और अपना क्वालिटी लेबल बना के मार्केट को ऑफर करेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आई थिंक एमडी साहब हैज जॉइंड अस, डीजीएम साहब हैज जॉइंड अस। डीजीएम साहब हैज ऑलरेडी जॉइंड। डी.के. पुराणिक साहब, वेलकम सर। वेलकम सर। We have Dr. Vijay Agarwal also, who has also joined. Dr. Vijay Agarwal is a deputy director with horticulture Udyaniki, Madhya Pradesh. Welcome Dr. Vijay जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और डीजीएम साहब भी ज्वाइन हो चुके हैं। पुराणिक साहब नमस्कार। Sir, we are joined by MD sir also. Am I audible? Yes sir. Yes sir. नमस्कार सर। नमस्कार। Good morning sir. नमस्कार। Thank you. Couldn't connect to the laptop. ये मोबाइल पे हम लोग जस्ट कनेक्ट हुए हैं, तो
अभी तक हमारा आवाज नहीं आ पा रही थी, तो वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। मेरा नाम प्रदीप करम्बेलकर सर, वेलकम सर। हाँ जी, तो कार्यक्रम शुरू करें। Shall we शुरू करें start, sir? Yes, sir. शुरू करें। At outset, I would like to thank our MD sir, Shri Shrikant Banoj ji, IAS, जो 2009 बैच के वेरी यंग एंड डायनेमिक IAS हैं, अलग अलग पदों पे और अलग अलग कैपेसिटीज में काम कर चुके हैं। धार कलेक्टर भी रह चुके हैं, शाजापुर कलेक्टर रह चुके हैं, आपका हरदा कलेक्टर भी रह चुके हैं, MP वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स में MD के पद पे रह चुके हैं, ट्राइफेक में भी AMD के पद पे रह चुके हैं। अभी करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर MP स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD है। MP स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट 1969 में स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन मोटो है एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग को लिए टेक्निकल और उसकी ग्रोथ के लिए काम करना, उस टेक्निकल प्रोवाइड करना। सर, आपके आने के पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि टॉप टू टोटल स्कीम जो है गवर्नमेंट की, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ये कैसे कार्य करती है और इसका क्या उद्देश्य है, जो कि डिटेल में आज MP एग्रो इंडस्ट्रीज और डायरेक्टर्स हैं वो अभी प्रेजेंट करेंगे, MP साहब के द्वारा हमें बताया। विदाउट टेकिंग मच टाइम, I would like to invite our chairman, Mr. Pradeep Karambelkar ji, who is the founder and MD of Zen Advisory Services Private Limited. नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। इसी का हाँ, नमस्कार सर। अभी सभी नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरा नाम प्रदीप करम्बेलकर है। मैं इस वक्त PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का स्टेट चेयरमैन हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत कर रहा हूँ श्री श्रीकांत बनोज जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज का। सर नमस्कार, आपका स्वागत है कि आज आपने समय निकाला हम सबके बीच आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण अतिथि हैं उसमें डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं उद्यानिकी मध्य प्रदेश से। हमारे साथ डॉक्टर श्री DK पुराणिक साहब जो हैं डिप्टी जनरल मैनेजर हैं स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से। सर आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में MP एग्रो से कई सम्माननीय अतिथि जुड़ चुके हैं। उसके अलावा मेरे साथ मिस्टर सुमित अग्रवाल हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायो न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड के, एवं हमारे साथ मिस्टर द्वारिका सिंह भी आज के स्पीकर के रूप में उपलब्ध हैं। मैं आप सभी का PhD चैम्बर कॉमर्स की ओर से स्वागत करता हूं। और सर, आप अभी तक लगभग 86 लोग यहाँ पर विजिटर्स के रूप में या हमको सुनने के लिए जुड़ चुके हैं, आपसे विभिन्न चीज़ों को जानने के लिए जुड़ चुके हैं। मैं उन सबका भी PhD चैम्बर की तरफ से स्वागत करता हूँ। सर, मैं आपको यहाँ बतला देना चाहता हूँ कि PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 1905 से एक नेशनल चैम्बर है। शुरुआत इसकी जरूर पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली चैम्बर के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये एक नेशनल चैम्बर है जो प्रोग्रेसिव, हार्मनी और डेवलपमेंट, 3 वर्ड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में कार्य करता है। हम लगभग 20 से अधिक स्टेट्स में कार्य कर रहे हैं और हमारा महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारों का और उद्योगों के बीच में एक ब्रिज के रूप में कार्य करना है। यहाँ पर हमारा जो मेन उद्देश्य है, मध्य प्रदेश में भी हमारा जो भी कार्य है वो MSME को बहुत हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हम आपके सरकार के साथ MP एग्रोटेक के कई कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी इस तरह के सभी कार्यक्रमों को करने का हम विचार रखते हैं। आज के प्रोग्राम में जहां हम आत्मनिर्भर भारत टॉप टू टोटल स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सबके साथ मुखातिब हुए, हम ये मानते हैं एज चैम्बर, हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे कार्य कर रहा है। इस बार तो हमने शायद गेहूं उत्पादन में नंबर 1 हुए, हमने पंजाब को भी पिछाड़ा है, लेकिन हम साथ ही साथ भंडारण एवं अन्य चीजों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। फूड प्रोसेसिंग भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारे उद्योगपति इंटरेस्टेड हैं। और अब ये हमको मानना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर भारत के बाद एक विचार जो भारत सरकार ने और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लाया है कि उद्योग एक अब व्यवसाय हो जाए, कृषि अब एक व्यवसाय हो जाए, अर्थात कृषि को एक लाभ का हिस्सा भी देखा जाए और एक व्यवसाय के रूप में, एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, एक
औद्योगिकीकरण के रूप में हम कृषि को भी लेने लगे। इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है और आप सब यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत है और एमपी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाउ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 क्रॉप जोन है, 11 क्लाइमेटिक जोन है और यहाँ पे 4 सॉइल जोन है। मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत संभावनाएं है, बहुत सी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, तो यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग के लिए देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मैनेजिंग डायरेक्टर of MP Agro Industry Development Corporation kindly share his views on the scheme Top to Total. Over to MD sir. First and foremost, I would like to thank PhD Chambers for organizing this webinar. Pradeep ji, Anirudh ji, and everyone who is associated with PhD Chambers. जैसे कि हम सब जानते हैं, मैं आशा करता हूं कि इस महामारी के समय आप सब लोग जो है सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें। आज इस महामारी के कारण पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई है और उसके कारण हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पैकेज की घोषणा की है 20 लाख करोड़ की, और उसमें कहीं सेक्टर्स की स्कीम्स को पूरे अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ये पैकेज की घोषणा की गई है। और इसमें से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित भी कई योजनाएं हैं। उसमें एक योजना जो बहुत ब्रीफली आपको बताया गया है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि 2018 से ऑपरेशन ग्रीन्स करके एक योजना संचालित थी जो 2 pronged स्ट्रैटेजी पे काम करती थी और 3 ही फसलें उसमें थे। टॉप करके हम उसके कहते थे, टमाटो, ऑनियन और पोटैटो। उसमें एक प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स था, एक कंपोनेंट की अपने जो मूल्यों को स्थिरीकरण करने के लिए, और दूसरा था पूरा वैल्यू चेन को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी था। लेकिन कोविड के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें जो हमारे किसान हैं, जो खासकर जो पेरिशेबल प्रोड्यूस पैदावारी करते हैं, चाहे वो फल है या सब्जी है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुए हैं पूरे लॉकडाउन के स्थिति में। और कहीं ग्लट की स्थिति बनी है तो कहीं शॉर्टेज की स्थिति बनी है। तो इसको देखते हुए इस पूरे स्थिति को मॉडरेट करने के लिए और ये ग्लट की स्थिति और शॉर्टेज की स्थिति को कम करने के लिए ये योजना का विस्तार किया गया है। पहले जो टॉप था उसको अभी विस्तार करके ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत ये टॉप टोटल योजना है। इसके बारे में संक्षिप्त में मैं बता दूं कि इसमें दो सब्सिडी दिया जाता है। इसमें एक 50% सब्सिडी मिलता है जो हमारे जो एलिजिबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स है, जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है, वहाँ से जो डेफिशिएंट मार्केट्स है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें 50% की सब्सिडी मिलती है। सिमिलरली कहीं आप स्टोरेज करते हैं, चाहे वो गोडाउन में हो या कोल्ड स्टोरेज में हो, उसमें भी 50% की सब्सिडी उसमें मिलती है। तो ये 2 तरीके की सब्सिडी उसमें मिलती है। इस पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमारे जो किसान हैं उनके जो कम दामों पर मजबूरन बिक्री ना करनी पड़े और जो फसल कटाई उपरांत जो नुकसान होता है उसको हम लोग कम कर सके। तो इसमें जो एलिजिबल क्रॉप्स है, हमने हालांकि ये टॉप टू टोटल मतलब सारे फल और सब्जियां आ जानी चाहिए, लेकिन इसमें अधिकांश है, इसको नोटिफाई किया गया है कि क्या क्या एलिजिबल क्रॉप्स है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि फल में हम देखेंगे तो आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, नींबू, लेमन, पाइनएप्पल, अनार, कटहल, सेब फल, आंवला, पैशन फ्रूट और नाशपाती।
और ये सब्जियों में फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, हरी मिर्ची, भिंडी, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू एवं टमाटर। तो ये जो है एलिजिबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। अब आपको किसी को सुझाव है कि ये भी फ्रूट या ये भी वेजिटेबल होना चाहिए, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी जोड़ा जा सकता है। तो आपकी जब सुझाव होगा, अगर ऐसा कोई सुझाव है तो वो आमंत्रित है। मैं जब बताता हूं कि ये एलिजिबल क्रॉप्स है, तो ये हर जगह पे एलिजिबल नहीं है। जो एक एलिजिबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स में ही एलिजिबल है। मतलब इसका ये मतलब है कि मैं आम की बात करूं या केला की बात करूं तो हर जिला इसमें एलिजिबल नहीं है। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैटिस्टिक्स निकलता है, हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2018, उसमें ये प्रोडक्शन क्लस्टर्स चिन्हांकित है। तो मैं आपको फिर से आपके साथ उस पूरी जो स्टैटिस्टिक्स है उसको शेयर करेंगे। मैं ब्रीफली आपको जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है उसके बारे में बता दूं। जैसे हम मैंगो की बात करें तो बैतूल, कटनी, अलीराजपुर, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, सीधी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, विदिशा, इंदौर और शहडोल, ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट ही पात्र है। मतलब इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ही मैंगो से संबंधित जो चाहे वो एलिजिबल जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो ही सब्सिडी इसमें क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही बनाना में सिर्फ बुरहानपुर पात्र है। मतलब बनाना बड़वानी में भी होती है, धार में भी आसपास होती है, लेकिन सिर्फ इसमें क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में और वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकलता है उसमें सिर्फ प्रोडक्शन क्लस्टर में बनाना में सिर्फ बुरहानपुर को लिया गया है। तो इसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, ये स्कीम जो है अल्पावधि के लिए है, पायलट बेसिस पे है। अभी इसको देखा जा रहा है, 6 मंथ्स के लिए ये स्कीम है। जो नोटिफिकेशन डेट से मतलब 11 दिसंबर तक ही ये स्कीम है, लेकिन इसको विस्तार और इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो चर्चा के दौरान बताया गया है कि इसको विस्तार किया जाएगा और ये इसको डेट को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके अलावा जो पात्र लोग हैं, इसमें कौन कौन पात्रता रखते हैं इस स्कीम में सब्सिडी क्लेम करने के लिए, तो इसमें खाद्य प्रसंस्करणकर्ता है, जो फूड प्रोसेसर्स है वो है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब सहकारी समितियां हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स जो एकल किसान है वो भी इसमें है, और ग्रुप में भी किसान है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इसमें पात्र है, और लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट जो हमारे मंडी में जो पंजीकृत लाइसेंसधारी जो व्यापारी है वो भी इसमें पात्र है, एक्सपोर्टर्स, निर्यातक, और स्टेट मार्केटिंग और कोऑपरेटिव फेडरेशन अगर वो प्रोक्यूर करता है तो, और रिटेलर्स। तो ये सारे लोग इस योजना में अगर वो खुद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या स्टोरेज करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्रता रखते हैं। इस योजना में पात्रता रखने के लिए थोड़े आवश्यक शर्तें पूर्ति करने की आवश्यकता है, थोड़े एसेंशियल कंडीशंस है। और सबसे अहम कंडीशन है कि इस योजना में आप लाभ तभी ले सकते हैं जब इस योजना में जो मार्केट प्राइस है कोई प्रोड्यूस का, उसका उस एक ट्रिगर प्राइस से कम जब चला जाए। और ये ट्रिगर प्राइस ऐसे उसको कैलकुलेट किया गया कि पिछले 3 साल के जो मार्केट प्राइस है उसको एवरेज से अगर नीचे जाता है, या पिछले साल का जो मार्केट प्राइस था उससे 15% नीचे जाता है, ऐसे 2-3 कंडीशंस थे जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इस फसल का अगर मार्केट प्राइस इससे नीचे गिरता है तब ही इस योजना में पात्रता रखते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर फसल के लिए ट्रिगर प्राइस घोषणा नहीं की है, लेकिन अधिकांश फसलों पर अभी ट्रिगर प्राइस घोषणा कर दी है। जैसे आंवला है, आंवला में हमारे मध्य प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट है और इसमें 20 रुपए 68 पैसे से कम जाता है आंवला का प्राइस, तब इस योजना में आप लोग इसको पात्रता तभी इसमें योजना में हम लोग लाभ ले सकते हैं। सिमिलरली बनाना है,
बनाना 9.78 रुपीज से नीचे जाता है पर केजी, तभी हम लोग इसमें ले सकते हैं। सिमिलरली बीन्स है, और गुआवा में 11.93, मतलब ये मैंगो में अगर हम बात करें तो 19.55, 19 रुपए 55 पैसे से हम अगर नीचे जाता है मार्केट प्राइस पर केजी का, तब ही इस योजना में हम लोग पात्रता रखते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक शर्त ये पूर्ति होनी चाहिए कि उस फसल का जो मार्केट प्राइस है जहां बिक्री हो रहा है, क्योंकि उस मार्केट प्राइस का परीक्षण ऐसे करेंगे कि आगे में जाके और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उसमें ये पता चलेगा। तो पहले तो ये शर्त है। दूसरे जितने भी प्रोक्योरमेंट आप करेंगे, चाहे जैसे फूड प्रोसेसर प्रोक्योर करता है फार्मर से या फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से या कमीशन एजेंट से या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो सारे जितने भी प्रोक्योरमेंट है वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डॉक्यूमेंट है हमें अपलोड करना होगा बाद में। तो ये दूसरी आवश्यक शर्त है। और तीसरी आवश्यक शर्त है कि एक मिनिमम क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है कि इससे कम है तो इसमें लाभ नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा ही हमें आइदर ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज करना होगा। इसके लिए इंडिविजुअल फार्मर्स, जो किसान है उसके लिए 50 मीट्रिक टन है, जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव्स और किसान का कोई समूह है तो उसके लिए है 100 मीट्रिक टन है, 100 मीट्रिक टन। और जो फूड प्रोसेसर है या एक्सपोर्टर है या लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट है तो उसके लिए 500 मीट्रिक टन। और रिटेलर और फेडरेशन है कोई मार्केटिंग फेडरेशन, तो उसके लिए 1000 मीट्रिक टन। तो ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस है जिसको इधर यू ट्रांसपोर्ट करे या इसको स्टोरेज करे, तभी इस योजना में आपको पात्रता रखती है। मैं अभी थोड़ी देर रुक जाऊँ, वेबिनार में कनेक्ट। तो इसमें सेकंड और चौथा आवश्यक शर्त ये है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम इतने किलोमीटर से ज्यादा करना होगा, वो 100 किलोमीटर्स है फॉर फूड प्रोसेसर है या एफपीओ है या कोऑपरेटिव है या किसान है या लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट है या एक्सपोर्ट कोई करता है, तो उनके लिए 100 किलोमीटर्स मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम डिस्टेंस है। और रिटेलर और स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के लिए 250 किलोमीटर्स है। तो आप 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ट्रांसपोर्ट करोगे तभी इस ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी आप लोग क्लेम कर पाओगे। इसमें थोड़े बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि एक तो जो स्टोर करोगे आप वो लाइसेंस्ड वेयरहाउस में या लाइसेंस्ड कोल्ड स्टोरेज में ही आप लोग स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडली, पेमेंट जो भी ट्रांसपोर्टेशन आप करते हैं या स्टोरेज करते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पेमेंट, कैश पेमेंट नहीं कर सकते, थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आप लोग पे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डॉक्यूमेंट है फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा बाद में। थर्ड ये है कि जो मैक्सिमम सब्सिडी जो है एक व्यक्ति या एक फूड प्रोसेसर को या एक कमीशन एजेंट को, इसमें जो मैक्सिमम जो सब्सिडी है 1 करोड़ तक ही वो क्लेम कर सकता है। 1 करोड़ तक ही पूरी जो अवधि है इस स्कीम की 6 माह की, उसमें 1 करोड़ तक का ही सब्सिडी वो क्लेम कर सकता है। और जो फूड प्रोसेसर है उसका जो प्लांट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा का सब्सिडी वो क्लेम नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा एलिजिबल प्रोक्योरमेंट का सब्सिडी का क्लेम वो नहीं कर सकता। और उसके बाद जो एप्लीकेशन है, जो क्लेम है, आप लोग जो क्लेम फॉर्म सबमिट करोगे और उसके साथ जो सेल्फ सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो 3 महीने के बाद नहीं कर सकते। मतलब इसमें 2 चीजें हैं जिसपे आपको अलग से एक छोटा सेशन भी रखा है, रजिस्ट्रेशन और क्लेम सबमिशन। रजिस्ट्रेशन एक एसेंशियल कंडीशन है, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते और स्टोरेज भी नहीं कर सकते। मतलब कल भी हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेजर एसोसिएशन से कल वीसी किया था, तो उसमें उनका कहना था कि गाजर अभी प्राइस भी गिरा हुआ है और इसमें काफ़ी गाजर, क्योंकि उनका हार्वेस्ट सीजन बहुत पहले आ जाता है तो उनको प्रोड्यूस कट के उनके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब क्या वो पात्रता रखते हैं?
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने भी चर्चा किया था, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके बाद ही आप ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज करोगे, तभी आप लोग सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। तो ऑलरेडी आपके गोडाउन्स में या ऑलरेडी आपके कोल्ड स्टोरेज में अगर माल पड़ा है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एसेंशियल कंडीशन है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम अपने आप को कर ले, और जैसे ही कोई फसल का ट्रिगर प्राइस से नीचे जाता है रेट, तो तत्काल हम लोग क्लेम कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म और क्लेम जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके इस सब्सिडी का क्लेम हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है चीजें हैं, और मैं आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको बता दूं कि जितने भी जो इनवॉइस है, चाहे वो आप कोई किसान से खरीदते हैं फसल तो उसका जो इनवॉइस है, या आप कोई सेल करता है उसका इनवॉइस है, जितने भी फार्मर्स है उसके फार्मर्स के डिटेल्स है, और आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका इनवॉइस और रिसीट है, और या जो आप बीच में ट्रांसपोर्ट करते कोई वे ब्रिज का जो पर्ची है या टोल प्लाजा का रिसीट है, और जियो टैग फोटोग्राफ्स एट दी मतलब ओरिजिन, जहाँ पे आप लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन ट्रक शुरू हो रहा है और जहाँ पे आप बेच रहे या स्टोरेज कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रक लास्ट जा रहा है, तो ये जियो टैग फोटोग्राफ्स भी अपलोड करना आवश्यक है। तो आपको जियो टैग फोटोग्राफ्स लेना चाहिए ट्रक के साथ कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जाके हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये भी जरूरी है। उसके अलावा स्टोरेज का इनवॉइस और रिसीट, और स्टोरेज को ले जाते हुए भी आपके माल जो भी वे ब्रिज जाती है और जियो टैग फोटोग्राफ्स की आवश्यकता है, और कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट जो फार्मर से आपने प्रोक्यूर किया है, जितने भी पेमेंट्स आपने किया है स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, उसका जो है वो कॉपी आपको बैंक स्टेटमेंट का वो भी अपलोड करना होगा। तो ये जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आवश्यक है अपलोड करना। अब आपको मतलब ये बता दूं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़े कॉस्ट नॉर्म्स डिसाइडेड है, और वो कॉस्ट नॉर्म्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पे अगर नॉर्मल ट्रक है तो उसमें 2.84 रुपीस पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर आप लोग कुछ ट्रांसपोर्ट करेंगे 1 मेट्रिक टन का, तो उसमें 284 रुपीस आपको मिलेगा, और 284 रुपीस आपको कॉस्ट नॉर्म्स है, और उसका 50% सब्सिडी आपको मिलेगा। ऐसे ही 100 मेट्रिक टन आप लोग करते हैं तो इंटू 100 28,400 समथिंग आपका जो है कॉस्ट आएगा, और उसका 50% सब्सिडी आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर रेफ्रिजरेटर वैन में आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका 5 रुपीस पर मेट्रिक टन पर किलोमीटर का कॉस्ट नॉर्म है, और अगर स्टोरेज करते हैं तो नॉर्मल गोडाउन में आप स्टोर करते हैं तो 345 रुपीस पर मेट्रिक टन पर सीजन है, जिससे कैलकुलेशन होता है पूरा कि कितना मेट्रिक टन आप स्टोरेज कर रहे हो, और उसका 50% सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली कोल्ड स्टोरेज में आप लोग स्टोर करते हैं तो 2000 रुपीस पर मेट्रिक टन पर सीजन है। तो ये संक्षिप्त जानकारी है इस पूरी योजना की। मैं चाहूंगा कि किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि मुझे पता है कि इस सेशन में जो पीएचडी चैम्बर्स ने चेकआउट किया है उसमें थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे माननीय मंत्री जी के साथ बैठक है तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम तो पहले रख ले, तो वो रजिस्ट्रेशन और क्लेम का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग बाद में रख लेंगे। तो पुराने जो हमारे डीजीएम है वो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। और कुछ साथी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सर से पूछ सकते हैं। एक आदित्य गुप्ता जी का जरूर क्वेश्चन दिख रहा है, इंडिविजुअल फार्मर्स आर एलिजिबल बट इफ वन इज फार्मिंग ऑन द लीज्ड लैंड is eligible for it? If yes, then documents required. आदित्य गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है। डेफिनेटली उसमें एलिजिबल है, लेकिन उसको जो लीज पे लिया हुआ है उनसे उसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। इसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। इसको जितने भी डाउट्स है हम यहाँ पे नोट भी कर रहे हैं, और इसको हमारे जो अगली वीसी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उससे भी क्लैरिफाई कर लेंगे। लेकिन जो मुझे पता है या जो मैं मानता हूँ कि उसमें एलिजिबिलिटी होगा जो भी फार्मर हो,
लेकिन उसको जो उसके साथ जो ओरिजिनल लैंड ओनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है उसका कॉपी शायद अपलोड करना होगा। थैंक यू। इसमें एक सर पूछ रहे हैं जी के मित्तल जी, इज देयर एनी स्कीम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इज देयर एनी स्कीम फॉर रूफटॉप फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल? Coming to other schemes, I mean, let us restrict ourselves to the current scheme. To other schemes, I think the commissionerate or the directorate would be more people. I think people from directorate has also joined. So after I leave, then you can ask general questions also. So the directorate would answer those questions. सर इसमें हमारे मेंबर हैं सीए अल्केश काचरी वाली, पूछ रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है, जो सब्सिडी मिल रही है उसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है? जो मैंने वो बताया था कि जो मैक्सिमम सब्सिडी एक व्यक्ति क्लेम कर सकता है 1 करोड़ तक है पूरे 6 माह के लिए। जो पायलट पीरियड है उसमें 1 करोड़ तक ही क्लेम कर सकता है। और इसमें ओनियन का भंडारण भी है सर, प्याज का भंडारण भी है? हाँ, मतलब उसमें एलिजिबल क्रॉप है प्याज, तो ऑब्वियसली उसका भी भंडारण है, उसका भी कोल्ड स्टोरेज में या नॉर्मल जो प्याज का भंडारण तो अलग से पैक हाउसेस में होता है, तो उसमें भी जो कॉस्ट आता है, जो कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसका भी सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? सर से अगर कोई क्वेश्चन सर डॉक्टर पूजा पांडे इंदौर से पूछ रही हैं, एनी स्कीम फॉर मशरूम कल्टीवेशन? As I told earlier, कि just restrict ourselves to the current scheme. So after some time, I'll tell the directorate. People have joined from the directorate, so they'll answer your questions after a while. अगर सर से कोई इस स्कीम के संबंध में क्वेश्चन हो तो अपन पूछ सकते हैं। कुछ लोग हाथ रेज कर रहे हैं, कृपया क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें बॉक्स में पूछें अपने क्वेश्चंस। Hello. One of my questions that is there any subsidy on honey and honey processing? Because without honey bee agriculture is not possible, especially fruit and vegetable. But in the current scheme there is no provision of honey. But as you have advised, we will put your request to the government of India. If they can consider it, I will be happy to let you know. Thank you. If somebody has questions, they can also send mail to us, and we will forward it to department later. Somebody is asking that how a farmer can get registered. Sir, what are requirements for individual farmers for getting subsidy? Yes. As I said earlier, there is a small session on the process of registration. We have that online form also. You can go to a website www.sampada-mofpi.gov.in. ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पोर्टल है। वहाँ जाएंगे तो बहुत ही सिंपल फॉर्म एक दिखेगा जिसको आप भरेंगे रजिस्टर करने के लिए है। उसके बाद अलग से क्लेम एक बार रजिस्टर कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करते हैं, उसके बाद आप लोग क्लेम भरने के लिए क्लेम का एक फॉर्म आता है, उसको भर के उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो सेल्फ सर्टिफाई करके आपको अपलोड करना होता है, उस पूरे प्रोसेस, उस पूरे प्रक्रिया के बारे में विस्तार से आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। जी जी सर, थैंक यू। My question is, what is the provision for compost making? Because in food processing, the basic nuisance is kachra. So to decompose it and give it to my farm, what is the provision in this scheme? There is no provision in this scheme, but there are other schemes which take care of it. So that will be dealt by the commissionerate in a while. जितने भी मैं फिर से जितने भी अन्य प्रश्न हैं आपके, डेफिनेटली हमारे लोग क्योंकि बैठे हैं तो they will be happy to answer your questions, but
मैं क्योंकि जानना चाहता हूं तो मैं इस स्कीम से संबंधित जो प्रश्न है उसको पूछ ले, क्योंकि आई एम आल्सो न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो आई डोंट नो अ लॉट ऑफ स्कीम्स रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर. तो द कंसर्न्ड पर्संस हु नो दीज स्कीम्स दे विल आंसर योर क्वेश्चंस. तो टमाटो प्रोसेसिंग के लिए भी सर है कोई एक क्वेश्चन है टमाटो प्रोसेसिंग की आली द्विवेदी जी का. बिल्कुल है. प्रोसेसिंग का भी इसमें कोई प्रावधान है? हाँ बिल्कुल है. टमाटो एलिजिबल क्रॉप है, तो उसको किसी से खरीदेंगे और उसको स्टोरेज करेंगे या उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसान से खरीद के लाएंगे, तो उसके बाद वो प्रोसेसिंग करेंगे, तो उसको भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं. उसको वो एलिजिबल है. थैंक यू सर. और मैं कहना भूल गया कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ बाई रोड का मैंने बताया था, बाई रेल और बाई फ्लाइट भी इसमें आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और रेल का जो इंडियन रेल का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसका 50% रहेगा सब्सिडी, और जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट का चार्जेस है उसका 50% सब्सिडी रहेगा. और आप एक्सपोर्टर अगर है तो एक्सपोर्ट कोई अन्य देश में करते हैं तो सिर्फ बॉर्डर तक का ही डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का ही सब्सिडी 50% आप क्लेम कर सकते हैं, पूरे ट्रैवल का नहीं. ऐसा इस स्कीम में मेंशन है. एक गहलोत साहब हैं, उन्होंने भी पूछा है सर क्वेश्चन. हेलो. कि 50 मेट्रिक टन से कम कैपेसिटी वाले किसान लोग हैं या जो भी व्यापारी हैं, तो वो कैसे इसमें जोड़ सकते हैं सर? नहीं कर सकते. इसमें जो मिनिमम कंडीशंस वो है, तो इसीलिए हम लोगों ने पिछले बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था. आप पहले स्कीम देखेंगे तो उसमें 100 मेट्रिक टन था इंडिविजुअल किसान का. जो बाकी जितने भी स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया कि 100 मेट्रिक टन एक किसान तो बहुत ही बड़ा किसान होना चाहिए तब जाके 100 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है. तो उसको बाद उन्होंने रिकंसिडर करके 50 मेट्रिक टन तक कर दिया है. लेकिन इसमें अगर ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, क्योंकि इसमें एलिजिबल वो भी है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी एलिजिबल है, लेकिन उसको एज अ ग्रुप हमें क्लेम करना पड़ेगा सब्सिडी. तो छोटे छोटे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट करेंगे या स्टोरेज करेंगे, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं. तो मिनिमम 50 मेट्रिक टन होना चाहिए. तो आप 10 किसान जोड़ के या 50-20 किसान जोड़ के आप एक ग्रुप बना के कर सकते हैं. There is one question from Mr. Akash with regards to food processor. Do they also have to store, procure at warehouse, cold storage, or their own factory premises would do? Can you repeat the question? With regards to food processor, do they also have to store, procure at warehouse or cold storage, or their own factory premises would do? No, if I mean the essential condition, as I've said earlier, कि they have to be licensed from the concerned authority. अब अगर licensed go down है उनके premises में जहाँ पे storage कर सकते हैं, then they'll be eligible for the subsidy. Okay. Any other questions? Or I think these questions can be taken by other officers of MP Agro Industries. Sir, again my question that the nuisance is only we have our unit, and in that unit we process 15 ton mango daily, and peeling come out to be 30 ton. So what about that? If we decompose it, it will be helpful to the quality of the fruit and as far as the quality of our product also. Is there no subsidy on that? No, that is it. I mean, because you are again and again repeating the same question, so I would request पुरानिक जी to answer your question. ये स्कीम अलग स्कीम है. अगर उसमें कोई चीज है या आपका कोई सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए तो वो बता सकते हैं, तो हम लोग नोट करके ऐसे कोई स्कीम है तो आपको रिप्लाई बैक करेंगे. ऐसे कोई स्कीम है फूड प्रोसेसिंग तो आपको पुरानिक जी है DGM, ही विल आंसर योर क्वेश्चन. बता दो, पूछ लो, बहुत कंसर्न है, 3 बार पूछ. इसमें आपको है ना एमपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी ये कहता है कि वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री से निकलता है, यदि उसको कोई प्रोसेस करता है
तो उसके ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी आप लगाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे 25% 50% सीलिंग टू ₹1.5 करोड़ का सब्सिडी है। थैंक यू पुराणिक सर। सर थैंक यू सर। I think no more questions are there. So thank you MD sir. लास्टली क्योंकि इसमें सारे डीएम या आरएम भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी उनको बताना चाहूँगा कि ये जो स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जितने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी पैकेजेस घोषणा हुई है उन सभी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि उसका रिव्यू जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को और रीजनल मैनेजर्स को टारगेट्स भी दिया गया है कि ये स्कीम का जो है, क्योंकि इसमें कोई एजेंसी नहीं है जिसके थ्रू ये स्कीम रूट होता है, ये स्कीम डायरेक्टली पोर्टल बेस्ड है, जिसमें आप लोग रजिस्टर करोगे और आप ट्रांसपोर्ट स्टोरेज करोगे तो उसका क्लेम आप लोग खुद ही ऑनलाइन में अपलोड करोगे। इसमें सिर्फ हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस देना है और इसमें प्रचार प्रसार करना है। तो मैं चाहूँगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और रीजनल मैनेजर्स इस स्कीम के बारे में आप भी अवगत हुए हैं, पहले भी हम लोग आप लोगों को स्कीम का डिटेल्स भेजा है। तो इसमें जो कंसर्न एलिजिबल बेनिफिशियरीज है, चाहे फार्मर्स है, कमीशन एजेंट्स है, कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, फूड प्रोसेसर्स है, एफपीओस है, इन सभी को आप लोग इस स्कीम के बारे में बताएं और उनको डेफिनेटली इसमें रजिस्टर कराएं। अभी हमें सबसे पहले जो हमारा एम है कि इस माह में मैक्सिमम जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उन सभी को रजिस्ट्रेशन करें, ताकि जैसे ही कोई फसल में दाम गिरता है तो उसका हम लोग क्लेम कर सकते हैं और हमारे जो बेनिफिशियरीज है उनको लाभान्वित करवा सकते हैं। तो सभी को पुराने ने भी टारगेट भेजा है, तो उस टारगेट को हमें अचीव करना है, ताकि अगले जो मुख्यमंत्री जी का समीक्षा होगी तो उसमें हमें इसके बारे में डेटा देना है कि कितना रजिस्ट्रेशन हमने करा चुके हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूं कि ये जो है आउटकम बेस्ड में हम आप आउटकम इसका आना चाहिए। इस वेबिनार का मकसद ही ये है कि इसका प्रचार प्रसार भी करें और उसमें अधिकांश हमारे स्टेक होल्डर्स को हैंड होल्डिंग करके रजिस्ट्रेशन भी कराएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आप थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजू। बहुत सारे अभी अनिरुद्ध जी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हैं, क्वेश्चंस भी हैं और मेरे हिसाब से बाकी अधिकारी भी ज्वाइन हो चुके हैं। अपन एक एक करके क्वेश्चन लेते चले या जैसा आपका प्रोग्राम हो वैसा देखें। सर मुझे लगता है इसमें पौराणिक सब बता पाएंगे। सर पहले क्वेश्चंस हम ले लें या पहले हम जो हमारा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम लोग जो स्कीम की जो वो है सर जानकारी वो पूरी कर लेते हैं। इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्लेम करना है। जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर्स भी जुड़े हुए हैं तो शायद वो जानकारी देंगे। पूछ लीजिए अनिरुद्ध जी, बात कर लीजिए कैसा पुराणिक साहब कैसे चाहते हैं और कैसे इस प्रोग्राम को आगे लेना चाहते हैं। सर इसमें मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर विजय अग्रवाल भी इसको ज्वाइन किए हुए हैं। जी जी, स्कीम को देख रहे हैं। हम विजय अग्रवाल सर से पहले अनुरोध कर लें कि वो स्कीम के बारे में कुछ बताएं। ठीक है जी। I would like to invite Dr. Vijay Agrawal, Deputy Director Horticulture, Government of Madhya Pradesh, kindly share his views on the scheme. नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी श्रीकांत सर ने एमडी सर ने काफी चीजें इसमें कवर कर ली। ऑलमोस्ट कैसा प्रोसेस है, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें हम कवर कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, और इसके बाद मैं इनबॉक्स में देख रहा था काफी सारे अभी हमारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं जो रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, हनी प्रोडक्शन से, तो वो भी हम सेपरेटली ले लेंगे।
और इससे रिलेटेड जो आपका जो प्रोसेस है, ये क्लेम से रिलेटेड जो बात हो रही है या एप्लीकेशन कैसे इसमें सबमिट करनी है, तो उसका जैसे अभी एमडी सर ने बताया था कि ये सारा ऑनलाइन पोर्टल, जो लिंक भी हमने शेयर किया है इसमें आपके इनबॉक्स में, वो सारा ऑनलाइन है। और ऑनलाइन पोर्टल पे सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी एलिजिबल एंटिटीज हैं उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर जब भी हम इसको ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या स्टोरेज करते हैं, तो उसके 3 महीने के अंदर हमें क्लेम को उसमें दाखिल करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जब भी हमारी एलिजिबिलिटी होगी इसमें। तो टाइमली है, सारा चीजें ऑनलाइन है। मेन इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं और जो क्रॉप्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसी में हमको बेनिफिट मिलेगा। यानी हम किसी भी क्रॉप्स को इसमें नहीं ले सकते हैं और किसी भी क्लस्टर से ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज की बात इसमें नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफाइड क्लस्टर्स किए हैं, वो लिस्ट आपको पौराणिक साथ शेयर कर देंगे। सिर्फ हम उन्हीं क्लस्टर्स से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, स्टोरेज करेंगे, तो हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो आप देख लीजिएगा उस लिस्ट में, अगर आपको लगता है कि कोई और क्रॉप जो हमारे एरिया में या हमारे क्लस्टर में है जो कि ग्लट में जाएगी, ग्लट होने की संभावना है। और जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आने वाला, जैसा अभी ये तो स्कीम 6 महीने के लिए है और लगभग दिसंबर तक ये स्कीम है, और उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकती है स्कीम। तो अभी जैसे टमाटर हुआ, फिर बाद में ऑरेंजेस हुआ, तो कुछ ऐसी पेरिशेबल कमोडिटी हैं जो ग्लट में जाने की जिनकी संभावनाएं रहेंगी। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, और कौन सी क्रॉप आने वाले 6 महीने में ग्लट में आ सकती है मध्य प्रदेश में और कौन से क्लस्टर में आएगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप हमको शेयर कर सकते हैं, जिससे हम गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजकर वो क्लस्टर और उस क्रॉप को इसमें ऐड कर सकते हैं। और शायद पौराणिक साहब अभी आपसे शेयर भी करेंगे जो ट्रिगर प्राइस जो कैलकुलेट किए हैं क्लस्टर्स के लिए, वो ट्रिगर प्राइस के हिसाब से ही हम एलिजिबल होंगे। तो ये भी हम थोड़ा सा देख लें। और इसके अलावा और भी जो स्कीम से रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं। और जो आपने कुछ लोगों ने प्रोसेसिंग की भी बात की, तो हम एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को लेके अदर स्कीम्स जो हॉर्टिकल्चर की हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर हम लोग चलेंगे। पुरानिक सर। हेलो जी सर, आ रही है जी। अब मैं सब्सिडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जब हम जाते हैं www.mofpi.gov.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे होम पेज पे ही हमको ऑपरेशन ग्रीन देखने को मिलेगा, टॉप टू टोटल। जब इसे हम क्लिक करें तो एक सब्सिडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। बड़ा सिंपल फॉर्म है। इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट हमको देना है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट में हम जिस हैसियत से इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, यदि हम कमीशन एजेंट हैं या हमारा फर्म का कोई नाम है, तो यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट में फर्म का नाम आएगा। और इंडिविजुअल किसान के लिए उसका खुद का नाम आएगा। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपसे एड्रेस चाहते हैं, वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट है आपकी, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी जानकारी हमको सिलेक्ट करना है उसके अंदर, और सिलेक्ट करके इन मार्क करना है। फिर हम कांटेक्ट पर्सन की जानकारी उन्होंने मांगी है कि फर्म के लिए फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन कौन होगा, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और अल्टरनेट सेकंड कांटेक्ट पर्सन भी यदि कोई है तो उनके नाम, मोबाइल नंबर ये चाहिए। लैंडलाइन नंबर यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है, हमको एप्लीकेंट की कैटेगरी डालना है, वो एफपीओ है या एकल किसान है, एफपीसी है, फूड प्रोसेसर है,
एक्सपोर्टर है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सब कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी किस ये सब कैटेगरी है, ये हमको देना पड़ता है। फिर उसमें एक बात उन्होंने ये और मांगी है कि आप किस क्रॉप के लिए और किस प्रोडक्शन क्लस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको एलिजिबल क्रॉप का डिटेल्स देना पड़ता है। यदि हम एक से ज़्यादा एलिजिबल क्रॉप के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ 8 क्रॉप का भी प्रोविज़न है। आप एक से ज़्यादा फसल के लिए भी, उत्पाद के लिए भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और लास्टली रजिस्टर्ड का एक बटन है, उस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद यदि आपने किसी क्रॉप का भंडारण किया है तो उस भंडारण के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम की अवधि मैक्सिमम 3 महीने के लिए होगी, राइट। और हम इसको प्रोडक्शन क्लस्टर से किसी बाजार तक हम इसको जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इस ट्रांसपोर्टेशन का भी हम क्लेम कर रहे हैं, कर सकते हैं। इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगते हैं, जैसे समझ लीजिए आप स्थान, आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा, तो हम 100 किलोमीटर को जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो 100 किलोमीटर को जस्टिफाई करने के लिए हमको जियो टैगिंग का फोटोग्राफ्स चाहिए कि हम इस तारीख को इस स्थान से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान से ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां इंटरनेट नहीं है, तब क्या होगा? तब हम जियो टैगिंग फोटोग्राफ वहां से लें जहां से इंटरनेट अवेलेबल है। से 2, 4, 5 किलोमीटर दूर यदि हम चलेंगे तो हमको इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, तो हम उस जगह का फोटो ले लें और वहां से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां हम प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं उस जगह तक दूसरा फोटोग्राफ हम लें, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि इतना डिस्टेंस हमने उस फोटोग्राफ से कवर किया। ट्रांसपोर्टेशन की हमको रसीद लगेगी और बिल्टी, जीआर बिल्टी लगेगी हमको। ये डॉक्यूमेंट हमको क्लेम के वक्त लगते हैं। तो जब क्लेम फॉर्म आप भरेंगे तो क्लेम फॉर्म में सारी जानकारियां आपकी आती है, उन जानकारियों को आप इंदराज करके आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अधिकतम 3 महीने के अंदर क्लेम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट दिनांक से 3 महीने की अवधि के अंदर आपको क्लेम प्रस्तुत करना है भारत सरकार को। जो जिन कमोडिटी की प्राइसेस डिक्लेयर की है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देख सकते हैं और देखते रहें, क्योंकि ये अपडेट होती रहेगी। अभी फर्स्ट लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें आंवला, बनाना, बीन्स, गुआवा, मैंगो, पपाया, ओनियन, टोमेटो एंड जैक फ्रूट, इन आइटमों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिगर प्राइस डिक्लेयर किया है। सेकेंड ट्रिगर प्राइस भी जल्दी आने की संभावना है। तो आप वेबसाइट को से अपडेट होते रहेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस संबंध में यदि कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Where are trigger prices available? रमेश रामनाथ सूरबंशी जी।
जी सूर्यवंशी साहब, ट्रिगर प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ऑपरेशन ग्रीन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो उन्होंने सर्कुलर या आदेश जारी किए हैं वो आदेश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे आप इंटरेस्टेड होंगे टमाटर के लिए तो टोमेटो का ट्रिगर प्राइस 15 रुपये किलो देवास के लिए दिया है उन्होंने, सागर के लिए 14 रुपये, झाबुआ के लिए 13 रुपये 35 पैसे। ऐसे डिफरेंट ट्रिगर प्राइस है एक ही कमोडिटी के अलग अलग स्थान के लिए। यदि हम ओनियन की बात करते हैं तो ओनियन का ट्रिगर प्राइस इंदौर के लिए 24 रुपये 40 पैसे है। एंड यदि खंडवा की हम बात करते हैं तो खंडवा के लिए 15 रुपये 26 पैसे है। जी ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं सर से। राजेश तिवारी जी पूछ रहे हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल कॉर्पोरेशन हेल्प टू फार्मर्स फॉर एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा एक्सपोर्ट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अपीडा का सब्जेक्ट है। अपीडा की वेबसाइट पे यदि आप जाते हैं तो अपीडा डिफरेंट कंट्रीज से जो डिमांड आती है वो डिमांड को अपनी वेबसाइट पे लिखता है। यदि आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट आपने ही करना है, उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपीडा का सर कोई यहाँ लोकल में भोपाल में नहीं, उद्यान के विभाग वगैरह में बैठता है कोई नोडल ऑफिसर वगैरह? अपीडा के कोई नोडल यहाँ पे? जी जी सर इसके लिए नोडल सॉरी सर एमपी मंडी बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश स्टेट मंडी बोर्ड जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए नोडल एजेंसी है अपीडा की। थैंक यू सर। रेड चिली भी इसमें आती है क्या सर? रेड चिली? रेड चिली तो नहीं है सर, चिली है, ग्रीन चिली है। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सर। पहले आस्क अ क्वेश्चन राणिक सर। यस सर। सर क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबोरेटरी एंड R&D कुछ इस पे प्रोविजन है? सर ये जो हम आज जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वो स्कीम ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल ये स्कीम है। तो इस स्कीम में केवल दो ही प्रोविजन है, एक प्रोविजन ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, एक सेकंड प्रोविजन आपका भंडारण। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राजवीर सिंह साहब, ये जो आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए बात की है तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में इसके लिए प्रावधान है, एक पर्टिकुलर एक स्कीम है, तो आप उस पे जाके इसका डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस किसी साथियों का? हमारे साथ लगभग अभी भी 90 लोग उपलब्ध हैं। क्वेश्चन फ्रॉम विजय अग्रवाल जी से क्वेश्चन है उनका, रामनाथ जी। सर पूछे सर। पूछिए सर। अनिरुद्ध जी उनका क्वेश्चन पढ़ दीजिए। अनिरुद्ध सचिन क्वेश्चन पढ़ दीजिए राजनाथ जी का। सर वो शायद पूछना चाह रहे हैं बरवली। हाँ, और उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। इसमें लिखा है सर क्वेश्चन, व्हाट आर द करंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फ्रॉम एमपी
currently operational. My voice is not open, so okay, fine. What are the current food processing industry from MP currently operational? Scheme for food processing industry currently. ऐसा क्वेश्चन है रामनाथ जी। सर देखिए, वैसे जो हमारा जो एमपी की फूड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति है वो वर्तमान में लागू है, लेकिन उसमें कुछ अभी कुछ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, जिस कारण से उसके पोर्टल को बंद किया हुआ है। लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अभी रिसेंटली 2 महीने पहले भारत सरकार ने फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज जो स्कीम है वो मध्य प्रदेश में चालू की है और इस पर काम बहुत तेजी से अभी चल रहा है। और ये थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये स्कीम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए है और लगभग 25 से 30 लाख रुपए तक के जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत कवर होते हैं। और ये स्कीम इंडिविजुअल के लिए भी है और साथ में एफपीओज के लिए भी ये स्कीम्स में उनकी भी एलिजिबिलिटी है। और इसमें जो है ये 35% सब्सिडी है, यानी जो भी इंडस्ट्री सेटअप होती है इसमें लगभग 10 लाख रुपए का अनुदान, अधिकतम अनुदान है। और जो एफपीओज हैं, एसएचजीज हैं, अगर वो अगर कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें अधिकतम जो अनुदान की सीमा है वो नहीं है। भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसका मुख्य जो स्कीम की बेसिक है वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर, यानी जहां पर जिस प्रोडक्ट की अधिकता है या अधिशेष है या सरप्लस है वो डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा जिस पे काम चल रहा है। 2 या 4 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर इंडस्ट्रीज वहां पर ऑलरेडी हैं तो उनको अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, 35% सब्सिडी। और यदि कोई नई यूनिट भी लगाना चाहता है फूड प्रोसेसिंग की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो भी वहां पर लगा सकता है। इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके बाद हो गया फॉरेस्ट रिलेटेड आइटम्स हो गए, इसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग हो गया, फिश प्रोसेसिंग हुआ, ये सारी तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इसमें एलिजिबल रहेंगे। और ये बहुत तेजी से शुरू हो रही है और इसके दिशा निर्देश भी सारे जिलों में जा चुके हैं, अभी प्रचार प्रसार में है। और इसका ब्रीफ प्लान बनने के बाद सितंबर के बाद ये मध्य प्रदेश में स्कीम चालू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन से भी ऑपरेशन स्कीम के बारे में हो तो ज्यादा अच्छा है, ग्रीन स्कीम के बारे में। हाँ, अभी जो स्कीम है उसी बारे में पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सेशन पर्टिकुलरली उसी के लिए रखा गया है। जो अधिकारी जो हमारे साथ है, पुराणिक जी, अग्रवाल जी, आप भी अगर कुछ आत्मनिर्भर की जो स्कीम है टोटल की, इसके बारे में अगर कुछ एडिशन करना चाहें या हमारे लिसनर्स को कुछ बतलाना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई चीज जो एमडी साहब की तरफ से रह गई हो और अपन उसको जोड़ना चाहें तो प्लीज ऐड ऑन कर दीजिए लोगों की मदद के। सर इसमें जैसा कि अभी पुरानिक सर ने भी बताया है कि इसमें कुछ जो टॉप टू टोटल में हमने कुछ क्लस्टर्स, भारत सरकार ने 2018 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, ट्रिगर प्राइस बनाए हुए हैं। अगर हमको लगता है कि कुछ चीज मिस हो रही है, कोई क्रॉप छूट रही है, पेरिशेबल क्रॉप, जिसको हमको इस योजना में लाना चाहिए या सम्मिलित करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप हमारे जो नोडल एजेंसी है एमपी एग्रो पुरानिक साहब को आप बता सकते हैं, जिससे कि उसको भी क्लस्टर में जोड़ने की कार्यवाही की जा सके। There is one quote from Naresh. Cultivation farming involved to top to total scheme. नहीं, इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की बात आ रही है टॉप टू टोटल में। किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन या फिर प्रोसेसिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ जहां पर ग्लट होता है, जहां पर डिस्ट्रेस मार्केटिंग है, किसानों को मजबूरन सेल करना पड़ता है कम दरों पे, इस चीज को ध्यान में रखकर इस योजना को शुरू किया गया है कि वो जो हमारी पेरिशेबल कमोडिटी है वो किसानों को अच्छा रेट मिले
और जहां पर भी भारत में इस चीज की डिमांड है उस क्रॉप की, वहां पर वो जा सके, जिससे जो इसमें जुड़े हुए एजेंट्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, ट्रांसपोर्टर है, उनको भी लाभ हो और हमारे किसानों को भी इसमें लाभ मिले। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पर इसमें ध्यान दिया गया है। मैं हेलो जी सर। हेलो। और कोई क्वेश्चन हो अनिरुद्ध जी? देखिए किसी और के क्वेश्चन हो या फिर अपन कार्यक्रम को किसी की आवाज आ रही है। अनिरुद्ध जी शायद। अनिरुद्ध जी कौन बात कर रहे हैं? अनिरुद्ध जी participants kindly yourself. हेलो अनिरुद्ध जी, सचिन आप आगे ले जाओ अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो। अनिरुद्ध शायद आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मानिक सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आ रही मेरी आवाज? आप पूछिए पूछिए, कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? हाँ सुमित जी क्वेश्चन, हाँ सुमित जी क्वेश्चन पूछिए। रानिक साहब ट्रिगर प्राइस को आप एक्सप्लेन करें कि लाइक इन द गवर्नमेंट हैज गिवन द ट्रिगर प्राइस सर, तो हाउ विल इट बिकम एप्लीकेबल एंड व्हेन विल इट बिकम एप्लीकेबल? आज जैसे आपने इंदौर के लिए एक प्राइस बताई, ट्रिगर प्राइस जो गवर्नमेंट की अप्रूव ट्रिगर प्राइस है, ये ट्रिगर प्राइस पे हम कैसे अराइव हुए ये आप जानना चाह रहे हैं? वो तो सर ने बताया कि 3 साल की एवरेज प्राइस से आपने प्राइस अराइव करी है। जी जी। जब हमको लाभ लेने की बात है एज सब्सिडी, तो सर कैलकुलेशन कैसे? उसका कैलकुलेशन नहीं है सर। एलिजिबिलिटी तब है जब ट्रिगर प्राइस से नीचे फार्मर से प्रोक्योरमेंट हो रहा है। Okay, right? 15%, more than 15%. No, not more than 15%. 15% तो पिछले साल का, पिछले साल की तुलना में 15% कम हो, तो उस पे उन्होंने एक ट्रिगर प्राइस निकाल दिया हमको। जो ट्रिगर प्राइस दिया है, यदि ट्रिगर प्राइस से कम पे सेल हो रहा है तब वो क्रॉप आपके लिए इस योजना में एलिजिबल है और आप उसमें सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। And eligible by the amount of 50% of the drop. Pardon? ट्रिगर प्राइस? ट्रिगर प्राइस से जितना मान लीजिए 2 रुपया कम हुआ, हाँ, तो आपको 1 रुपए की सब्सिडी मिलेगी या पूरी 2 रुपए की सब्सिडी? नहीं, सब्सिडी का कैलकुलेशन आपको उधर दिया ना अलग से उन्होंने। 3 रुपए कुछ पैसे उन्होंने सब्सिडी का कैलकुलेशन दिया है। जस्ट मिनट। सुमित जी वो खाली ट्रांसपोर्टेशन का है, प्रोक्योरमेंट की सब्सिडी नहीं है। जी सर। हाँ, प्रोक्योरमेंट की नहीं है और वेयर हाउसिंग का है। आई एम सॉरी, यस यस। तो और भी बहुत चीजें कि अगर कुछ दिन ट्रिगर प्राइस से कम है और 4 दिन के बाद ट्रिगर प्राइस से ऊपर हो जाती है, तो कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम है। ओके अंडरस्टूड सर। हाँ, मार्केट ट्रिगर प्राइस से कम होना चाहिए, बस ये उनका सीधा फंडा है। ओके। सब्सिडी का उन्होंने केपिंग दे रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है या वेयर हाउसिंग का जो उन्होंने दिया है या कोल्ड स्टोरेज का नॉर्म्स फिक्स किए हैं, उस नॉर्म्स का 50% मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। Any other questions? कहीं से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा।
हाँ सर, डिस्टर्ब हो रहा है। कोई सर यहाँ पे मोबाइल नंबर शेयर एमपी एग्रो एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अथॉरिटी पर्सन मांग रहा है सर। तो पुराणिक साहब हैं, वो काफी हेल्पफुल पर्सन हैं एमपी एग्रो से। हेलो, हाँ बताएं। हाँ पुराणिक साहब अपना नंबर बता दीजिए, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कांटेक्ट पर्संस हॉर्टिकल्चर से भी और एमपी एग्रो से। हॉर्टिकल्चर से तो डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब बताएंगे कांटेक्ट पर्सन। मेरा नंबर आप सर कर सकते हैं 9302371459 और लैंडलाइन नंबर 2556 हॉर्टिकल्चर का डॉक्टर विजय अग्रवाल सर हाँ, मेरा नंबर सर अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8770-940-520। मैं रिपीट करता हूँ सर, 8770-940-520। तो हॉर्टिकल्चर में विजय अग्रवाल सर डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं और डीजीएम सर एमपी एग्रो में मिस्टर पुराणिक जी हैं। आप लोगों को जो भी स्कीम से रिलेटेड जानकारी और चाहते हैं इसके बाद भी, तो आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर शेयर किए हैं। हमारे साथ द्वारका सिंह जी हैं, काफी बड़े एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के। अगर वो कुछ बताना चाहें या फार्मर्स ट्रेडर्स के समस्याओं पर कुछ और बताना चाहते हैं तो उनका स्वागत है सर। उसका मैं क्या है, हफ्ते में एक दिन जो है सैटरडे को इन सारे स्कीम पे अगर किसी को क्लैरिटी चाहिए, फील्ड की क्लैरिटी चाहिए, तो मैं एक टाइम एलोकेट कर सकता हूँ वीक में एक दिन का। वैसे मैं रखता भी हूँ बट शेड्यूल नहीं रखता। मतलब सैटरडे को मैं रखता हूँ कि 12 से 2 बजे का टाइम रखता हूँ मैं। तो जितने लोग हैं फील्ड से रिलेटेड, मैं मतलब इस तरह का नहीं, मतलब ये स्कीम जैसे फील्ड में जाएगी, है ना, फील्ड में क्या रिस्पांस है, क्या प्रॉब्लम्स होगी, और फील्ड की एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे टॉप है, टॉप का जब एक तो स्कीम बन जाती है गवर्नमेंट की, लेकिन ये फील्ड में जाएगी तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारे मार्केट इश्यूज हैं, और उसमें ये कैसे जाएगी और फार्मर को कहाँ और कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो इन सब के ऊपर अगर चाहिए। लेकिन मैं किसी गवर्नमेंट लिंकेज या गवर्नमेंट सब्सिडी को एश्योर नहीं कर सकता, लेकिन स्कीम की क्लैरिटी के बारे में मैं बता सकता हूँ कि A to Z अगर किसी को क्लैरिटी चाहिए तो वो मैं बता सकता हूँ। जी जी सर, ये भी बहुत बड़ा काम है लोगों को नॉलेज शेयरिंग के लिए। तो उसमें चाहे वो ग्रुप में कैसे होगा या इंडिविजुअल का कैसे होगा, या अगर वो कोई इंटरप्राइज है तो कैसे करेगा, और कहाँ उसको प्रॉब्लम्स आएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें फार्मर को बेनिफिट पास ऑन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोक्योरमेंट की बात है, तो हम प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम को इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। एक्चुअल बात तो ये है कि टॉप में हम प्रोक्योरमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। तो इसके ऊपर अगर क्लैरिटी चाहिए किसी को, रियल टाइम क्लैरिटी स्कीम की और फील्ड ऑपरेशन की, तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन हफ्ते में मैं एक ही दिन 2 घंटे रखता हूँ, सैटरडे को 12 से 2। उसमें कोई भी चाहे तो हमसे पूछ सकता है। जी थैंक यू सर। बेसिकली मैं एफपीओ के लिए रखता हूँ, तो उसमें पूछ सकते हैं। सर आपका नंबर भी शेयर कर दीजिए प्लीज। नंबर बहुत फोन आने लगे, लेकिन फिर भी 7694। सुमित जी, द्वारका जी बड़े जबरदस्त व्यक्ति हैं। और नहीं सर, आप I think there is a request by somebody for his number, that's why. 7694 sir 009751। Thank you so much, sir. पुराणिक साहब आगे और इसमें क्लेम का और रजिस्ट्रेशन की जानकारी तो दी जा चुकी है सर। जी जी सर।
आगे और कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? यस, वेबिनार को फिर अपन समाप्त करें अगर क्वेश्चन। हाँ, मेरी समझ से जानकारी पूरी हो गई। प्याज सर प्रश्न है अखिलेश चंद्रा जी का, प्याज के भंडारण पे। प्याज के भंडारण पे साधारण वेयर हाउस के अंदर यदि भंडारित किया जाता है तो उस पे सब्सिडी है, और प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है। यदि जैसे महाराष्ट्र से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग श्रीलंका एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग ढाका एक्सपोर्ट करते, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ इंडिया का बॉर्डर खत्म होता है वहां तक का सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी वो लोग क्लेम कर सकते हैं। जी सर, उस दिन मुझे लगता है अपने को सुमित अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहिए आभार प्रदर्शन के लिए। जी सर। क्वेश्चंस लगभग बाकी सब अपन लोग व्यक्तिगत रूप से, सर ने चूंकि अपना सर ने नंबर भी दे दिया है, तो इफ समबडी इज हैविंग क्वेरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग उनको परेशान न करें। People should contact him on message and WhatsApp and then take time and then call them, right? First message and take clear. Yeah, पहले सब मैसेज करके समय ले लें फिर कॉल करें। सुमित सर आप। जी सर। Sumit sir, I would like to invite Sumit sir for vote of thanks, formal vote of thanks. मैं सुमित अग्रवाल, मैं श्री श्रीकांत जी बनोट जी का एज मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी डिप्टी डायरेक्टर उद्यानिकी मध्य प्रदेश, श्री डीके पुराणिक जी डीजीएम साहब एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द्वारिका सिंह जी तथा सभी उपस्थित जन। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्रीकांत बानोट जी का उनके उद्बोधन और विषय पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस ऊर्जा का लाभ मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अवश्य मिले। मैं पीएचडी चेंबर और अपने स्वयं की तरफ से डॉक्टर विजय अग्रवाल जी डिप्टी डायरेक्टर उद्यानिकी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्हें बहुत विस्तार से इस योजना और की तकनीकी जानकारी हमारे साथ साझा की। डॉक्टर पुराणिक सर, his guidance is always very important to the industry and he has supported industry throughout. द्वारिका सिंह जी से भी मैं for his valuable inputs उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं श्री प्रदीप करंबेलकर जी का अध्यक्ष पीएचडी मध्य प्रदेश एवं पीएचडी नई दिल्ली की ओर से फॉर देयर इनपुट्स बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन्हें मुझे यहाँ धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया उसके लिए भी धन्यवाद। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। over to you. अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, over to you sir. Yes sir, am I audible sir? हाँ सर, अब आप मीटिंग समाप्त करने की घोषणा। Thank you sir. Thank you sir. Thank you पुराणिक सर, thank you विजय अग्रवाल जी for wonderful vote of thanks. Thank you पुराणिक सर, thank you द्वारका सिंह जी, thank you everybody, thank you sir, आप सब लोग थैंक यू सभी, धन्यवाद। प्रदीप सर, thank you sir. Yes. Now we can leave the meeting. जी।